आप भी बताइएगा थोड़ा सा इस पर। जहां राष्ट्रीय दल फंसे होते हैं वहां ये जो छोटे क्षेत्रीय दल, सहयोगी दल होते हैं, ये इस तरह की डिमांड्स करने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं ना कि भैया अभी ये दबाव में हैं, ऐसे में अपनी डिमांड्स फेंक दो, माननी पड़ेगी इनको। बिल्कुल। नमस्कार मानक भाई, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। और लेकिन हरियाणा में थोड़ी सी स्थिति अलग है। बीजेपी जो है वो थोड़ी कमजोर फुटिंग पे दिख रही है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी 10 बरस का है और ये पहला मुझे लगता है कई साल के बाद इलेक्शन ऐसा हो रहा है जब मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट डालने की पोजीशन में दिख रही है। इसके पहले हमेशा हमने देखा कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किए जाते हैं उनके आधार पर कई साल से चुनाव होते रहे, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है उसमें इश्यूज बड़े महत्वपूर्ण हैं और गवर्नेंस जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति हरियाणा में कंपैरेटिवली बेटर दिख रही है, क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस ने बहुत काम किया ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के पास विकल्पहीनता की स्थिति है। जो थर्ड फ्रंट था आईएनएलडी वो खत्म हो गई, कमजोर पड़ गई है। जो जेजेपी थी वो कमजोर पड़ गई है। अब अगर लोगों को कोई विकल्प चाहिए तो उस स्थिति में कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिसकी पैन हरियाणा प्रेजेंस हो। ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी दिख रही है। आम आदमी पार्टी जहां तक है, आम आदमी पार्टी ने यहां पर काफी इलाके में घूमी है, मेहनत की है, लेकिन वोट के हिसाब से आम आदमी पार्टी आज भी कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है 4-5 हजार वोट खींचने में कामयाब हो, लेकिन इनका कोई ज्यादा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वजूद हरियाणा में आज भी नहीं है। और भाई अनुराग बैठे हैं, इनकी पार्टी का तो यहां पर देखिए कोई लोग ज्यादा जानते नहीं है। एक जमाने में जरूर मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की थी हरियाणा में पैर पसारने की, और रघु यादव सरी के कुछ बड़े नेता यहां पर उनके साथ जुड़े भी थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, जिस वजह से पार्टी का ज्यादा फैलाव यहां नहीं हुआ। बल्कि यहां से एक दो नेता अनुराग भाई जानते हैं, संजय लाठर जैसे यूपी में जो है जाके पॉलिटिक्स करते हैं और वहां उनका ठीक काम चल रहा है। और एलजेपी के बारे में ये थोड़ा अंदर की खबर भी बताइए, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो 10 सीटें मांगी हैं। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, ये जो गठबंधन नहीं है सर हरियाणा में, इसको आप गठबंधन मत बोलिए, ये तो एक सेक्रीफाइस है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसको गठबंधन की फिलहाल जरूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के झोली में अपने आप वोट पड़ रहे हैं। जेजेपी और आईएनएलडी के टूट जाने से जहां पर कांग्रेस पार्टी पहले कमजोर थी देहात के इलाके में, वहां उनके साथ में एक बहुत बड़ा वर्ग वोटर्स का जुड़ गया है और उस वजह से कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत अभी हमको दिखाई दे रही है। और बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी मिस गवर्नेंस का इशू तो बहुत है, और मिस गवर्नेंस बीजेपी ने 9.5 बरस जो मुख्यमंत्री रहे उनको बदल भी दिया और उसका जवाब अभी तक नहीं है। अच्छा, तो ये राहुल गांधी अगर कांग्रेस आगे है बिना सहयोगियों के, तो राहुल गांधी क्यों गठबंधन करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, राहुल गांधी क्यों गठबंधन कर रही है तो पार्टी का जो है ये तो महिमा जी बता पाएंगी, लेकिन यहां पर जो स्थिति है मानक भाई, उसमें कांग्रेस पार्टी को स्थिति काफी मजबूत है और आम आदमी पार्टी उनका कोई सहयोग नहीं कर रही। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि कहीं जगह, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी 4-5 हजार वोट ले सकती है, क्योंकि आखिरी चुनाव जो आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, उपचुनाव हरियाणा में था आदमपुर विधानसभा का, वहां पर इन्होंने बहुत जोर लगाया। भगवंत मान भी कैंपेनिंग करने के लिए आए थे, सब लोग उस कैंपेनिंग में आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका जो कैंडिडेट है केवल 10,000 वोट ले पाया था। और आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, देखिए भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव जीते और जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया था वो भी बाहरी कैंडिडेट था, वहां का रहने वाला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अगर इस तरह के दावे करती है तो मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेक्रीफाइस ही है, ये कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है। और इसी तरह का उन्होंने किया था जब राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें एक सीट हनुमान बेनीवाल को दी और एक सीपीएम के अमराराम को दी थी, और उसी तरह का ये लगभग गठबंधन हरियाणा में भी होगा। और इसका असर हरियाणा से ज्यादा पैन इंडिया जो पॉलिटिक्स है, गुजरात की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पंजाब या दिल्ली की पॉलिटिक्स हो, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस बार का इलेक्शन हरियाणा में जो होने जा रहा है वो इशू बेस्ड है और मिस गवर्नेंस उसमें सबसे बड़ा इशू है, और उसी मुद्दे पर इस बार चुनाव। बहुत बढ़िया। अब जरा ये जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, बीजेपी की लिस्ट आने के बाद तो कितनी बगावत हुई हमने देखा। अब सुन रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट आई है 32 उम्मीदवार, उसके बाद भी 4-5 लोगों के बयान आ गए हैं, तो बगावत तो इधर भी ये लगता है। बिल्कुल मानक भाई, जो कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट आई है उसके बाद तो हमको, क्योंकि एक तो बड़ी लिस्ट है 67 लोगों की, तो उसके बाद ज्यादा बगावत हमको देखने को मिली। पार्टी के पदाधिकारियों ने बहुत सारों ने इस्तीफा दिया, पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दिया, और पूर्व जो मंत्री हैं वो तो मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिला रहे, इस तरह के वीडियोज हमने देखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये बड़ी अचरज की बात है कि जहां 2600 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था सीट्स के लिए, वहां पर इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा।
ये अपेक्षित नहीं था। अपेक्षा लोगों को ये थी कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा बगावत होगी, लेकिन अभी तक जो है, और इसमें अधिकतर जो सीटें दी गई है वो सिटिंग मेंबर्स को दिया गया है, लेकिन विरोध कहीं उतना उस लेवल पे दिख नहीं रहा। लेकिन बाकी जो सीटें आएंगी उसमें विरोध कई जगह पर तो होगा, कई जगह विरोध जरूर होगा, लेकिन अभी तो विरोध नहीं दिख रहा। या तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मिसमैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है वो वाकई गजब का है। केवल 3-4 लोगों के जो है ना स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन वो लोग कोई बहुत पुराने नेता हों या उन्होंने कोई चुनाव लड़ा हो, इस तरह के लोग नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्र में जरूर उनकी पहचान है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनकी पहचान अच्छा, है। कांग्रेस की तरफ से पहचान पूर्व लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से ये फैसले ले कौन रहा है? किसको ज्यादा पावर मिली है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सीटें देने की और टिकट बांटने की? कौन डिसाइड कर रहा है इस बात, ये जो बात है, इस बात से मैं के शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि सारी ताकत जो है वो किसके पास है। इस बात का अंदाजा तो ये 32 लोगों की लिस्ट देख के हमको लग रहा है। इसमें देखिए, अधिकतर जो सीटें हैं जो मिली हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के लोगों को मिली हैं और शैलजा के खेमे के लोगों को भी मिली हैं, लेकिन कम सीट हैं। उनको केवल 3 या 4 सीटें अभी जो 32 है उसमें से मिली हैं, और कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन अधिकतर सीटें भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को गई हैं। और लेकिन इस खेमेबाजी की जो बात है, ये खेमेबाजी आमतौर पर धड़ेबंदियां जो होती हैं वो पार्टी को नुकसान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो धड़ेबंदी है वो कांग्रेस को नुकसान से ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा कर रही है, और अलग अलग सेक्शन के वोट्स को कंसोलिडेट कर रही है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। अगर दलित चेहरा शैलजा को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और उनको इंडिपेंडेंट पावरफुल नहीं बनाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के साथ दलित जुड़ेंगे, इस बात की संभावना कम है। क्योंकि जब से हुड्डा और अशोक तंवर के बीच में अदावत हुई थी और ये मारपीट तक बात पहुंच गई थी, उसके बाद से जो दलित लोग हैं, दलित वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो गए थे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन अगर शैलजा उस तरीके से मजबूत नेता के तौर पर दिखाएंगे तो वो वोट का कंसोलिडेशन करने में कामयाब। ठीक उसी तरीके से अहिरवाल का जो क्षेत्र है वहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव है, वो हमेशा भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं, और उनके लिए वो जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जाट और जो यादव है उनके बीच में भी एक खिंचाव हमेशा देखा गया है। अगर वो भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ करेंगे तो उनके पक्ष में वोट कंसोलिडेट नहीं होगा। आज जो वो चुनाव जीत रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो हुड्डा के मुखालफत में बोलते हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो है अलग अलग नेता कर रहे हैं, इसका भी बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को है।